हम साइंस का आज वीडियो नंबर 27 बनाने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, आपको पता है। वही चैप्टर नंबर 2 को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमारा मानव तंत्र चल रहा था, जिसमें हमने पाचन तंत्र पूर्ण पढ़ लिया था। अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं श्वसन और श्वसन तंत्र। सबसे पहले तो श्वसन किसे कहते हैं। आपको पता है कि खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण होता है और खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि व्यक्ति को विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो जो ऊर्जा होती है वो खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से मिलती है। इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऊर्जा जो होती है वो ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे एटीपी के रूप में जो होती है ऊर्जा संरक्षित रहती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस प्रकार जो होता है जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम वायुमंडल से ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सांस लेना कहलाती है, जिसके अंदर हम जो O2 है उसे अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जो O2 हम सांस लेने की क्रिया से अंदर ग्रहण करते हैं वो O2 रक्त की सहायता से सभी अंगों तक पहुंचाई जाती है, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है और CO2 जो है वो फेफड़ों तक लाई जाती है, जिससे कि वो बाह्य वातावरण में भेज दी जाती है। तथा O2 जो होती है वो प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाई जाती है, जहां खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। तो कोशिकाओं, रक्त और कोशिकाओं के बीच में या पर्यावरण और वातावरण के बीच में जो ये प्रक्रिया होती है, इसे ही हम क्या कह देते हैं? गैसों के विनिमय की श्वसन कह देते हैं। श्वसन तंत्र देखिए, श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा निचला श्वसन तंत्र और तीसरा श्वसन मांसपेशियाँ। अब बात करते हैं सबसे पहले ऊपरी श्वसन तंत्र की। देखो, ऊपरी श्वसन तंत्र में क्या होता है? नासिका होता है। नासिका जो होती है वो नासा छिद्रों के द्वारा खुलती है। एक जोड़ी नासा छिद्र होते हैं जिनके द्वारा वायु नासिका में प्रवेश करती है। नासिका जो होती है उसके अंदर एक तो क्या पाए जाते हैं? श्लेष्मा पाया जाता है, रोम पाए जाते हैं, तथा जो वायु अंदर प्रवेश करती है उस वायु के अंदर धूल के कण होते हैं, फफूंद होती है, परागकण हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। इन सबको ये क्या कर लेती है? म्यूकस या जो श्लेष्मा होती है उसके अंदर चिपका लेती है और जो रोम होते हैं उनके अंदर उलझा लिया जाता है, ताकि अंदर की ओर वायु जो है उसमें ये सभी जो अनावश्यक पदार्थ हैं वो ना जाएं। इस प्रकार ये जो तंत्र है एक तरीके से वायु को शुद्ध करने का काम करता है। ये जो रोम और जो श्लेष्मा होता है ये वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं। जब हम नासिका श्वसन नहीं कर पाते हैं तो हम मुख की सहायता से श्वसन करते हैं, और जब मुख की सहायता से श्वसन करते हैं तो मुख द्वारा जो वायु जाती है शरीर के अंदर वो शुद्ध नहीं होती। नासिका द्वारा जो वायु प्रवेश करती है वो शुद्ध होती है। तो इस प्रकार मुख नासिका श्वसन ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद अगला ऑर्गन है ग्रसनी। मुख जो होती है और नासागुहा जो होती है वो पीछे की ओर जो है वो ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ठीक है। नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और तीसरा कंठ ग्रसनी। देखो, जो मुख ग्रसनी होती है से वायु जो होती है वो कंठ ग्रसनी से होती हुई एपिग्लोटिस की सहायता से कहाँ पहुँचाई जाती है? स्वर यंत्र में पहुँचाई जाती है। ठीक है। अब ये जैसे मान लीजिए मुख है, ये नासिका है, दोनों पीछे की ओर एक कॉमन उसमें खुलती हैं। एक भाग क्या कहलाता है इसका? मुख ग्रसनी। ये वाला भाग जो जुड़ा हुआ है नासिका का मुख से, मुख ग्रसनी। ये वाला भाग नासिका ग्रसनी, और जो पीछे वाला भाग होता है इसे कंठ ग्रसनी कहते हैं। इस प्रकार जो है 3 भागों के अंदर ये बटा होता है, मुख ग्रसनी, नासिका ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। नेक्स्ट पार्ट है स्वर यंत्र या कंठ। क्या होता है स्वर यंत्र या कंठ? कंठ जो होता है वो ग्रसनी के पीछे वाला भाग होता है। ये उपास्थियों से बना होता है। उपास्थियाँ जो होती हैं वो अस्थि के समान जो होती हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, जो कि शरीर को एक आकार प्रदान करते हैं, लेकिन हड्डियों की तुलना में, अस्थियों की तुलना में ये थोड़े लचीली होती हैं और लचीलापन अंग को प्रोवाइड करती हैं। और उपास्थियों, इस प्रकार की उपास्थियों से मिलकर ये बना हुआ होता है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो
तो इसका ही भाग होता है एपिग्लॉटिस, जो कि क्या करता है, श्वास नली के या श्वसन मार्ग को में भोजन को जाने से क्या करता है, रोकने का काम करता है। स्वर यंत्र जो होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, वाक रज्जु। ये वाक रज्जु से होती भी जब वायु गुजरती है तो ये कप्पा होती हैं, यानी इनमें कंपन होता है, और कंपन के कारण क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए हम स्वर यंत्र को ध्वनि उत्पादक यंत्र भी कहते हैं। इसलिए हम स्वर यंत्र को ध्वनि उत्पादक यंत्र भी कहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग पढ़े हमने, नासिका, नंबर 2 मुख, नंबर 3 ग्रसनी, और नंबर 4 लैरिंक्स या कंठ। ठीक है, अब बात करते हैं निचले श्वसन तंत्र की। लैरिंक्स जो होती है वो पीछे की तरफ, या श्वास यंत्र जो होता है वो पीछे की तरफ श्वास नली में खुलते हैं। श्वास नली एक नलिकाकार संरचना होती है जिसमें कि सी आकार के उपास्थल छल्ले होते हैं। 5 इंच लगभग ये लंबी होती है। ठीक है, और इसकी जो भित्ति होती है, इसकी जो उपकला होती है वो पक्षमाभी उपकला होती है, स्तंभाकार होती है, कूट स्तरित होती है। ठीक है, पक्षमाभ पाए जाते हैं जिस ठीक स्पर्शी आकार के जो छल्ले होते हैं, उपास्थ्य छल्ले, वो इसलिए पाए जाते हैं ताकि इसकी दोनों जो झिल्लियाँ हैं, वो भित्तियाँ हैं, वो आपस में चिपके न, जब वायु ना हो तो इसलिए उससे रोकने के लिए, वायु का मार्ग कभी अवरुद्ध ना हो, इसके लिए स्पर्शी आकार के उपास्थल छल्ले जो हैं वो श्वास नली पे पाए जाते हैं। श्वास नली जो होती है वो वक्ष गुहा में जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है। श्वसनी दाईं और बाईं श्वसनी में बढ़ जाती है, जो दाईं और बाईं श्वसनी आगे की ओर फेफड़ों में जाकर खुलती हैं। श्वास नली जो होती है उसकी आंतरिक भित्ति जो होती है, उस आंतरिक भित्ति जो होती है उसमें श्लेष्मा स्रावित किया जाता है ताकि जो श्वास है वो वायु जो है उसे शुद्ध करके फेफड़ों में पहुंचाए। ठीक है, इसलिए अब श्वास नली जो होती है वो वक्ष भाग में जाकर श्वसनी में बढ़ती है, तथा श्वसनी जो होती हैं वो फेफड़ों में जाके श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती हैं। तो श्वसनी 2 होती हैं, दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी। दाईं श्वसनी में दाएं फेफड़े में खुलती है, तथा बाईं श्वसनी जो होती है वो कहाँ खुलती है, बाएं फेफड़े में। तथा फेफड़ों में जाकर ये श्वसनियाँ फिर छोटी छोटी संरचनाओं में विभक्त हो जाती हैं जिसे हम श्वसनिकाएँ कहते हैं, और पतली पतली संरचनाओं में विभक्त हो जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, श्वसनिकाएँ। और ये जो श्वसनिकाएँ होती हैं वो अंत में एक गुब्बारे जैसी संरचना में खुलती हैं जिन्हें हम क्या कह देते हैं, कुपिकाएँ। ठीक है, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, कुपिकाएँ। इन्हीं की सहायता से गैसों का विनिमय जो है वो संपन्न होता है। अब जो लास्ट भाग है श्वसन तंत्र का उसे हम कहते हैं फेफड़े। मानव में एक जोड़ी लचीले, कोमल, स्पंजी, गुलाबी रंग के फेफड़े पाए जाते हैं जो कि वक्ष गुहा में पसलियों के पीछे स्थित होते हैं और डायाफ्राम के ऊपर की ओर स्थित होते हैं। ये एक स्पंजी अंग होते हैं और फेफड़े जो होते हैं वो अंत में जाकर फेफड़े जो होते हैं उनमें जो वायु कुपिकाएँ जो होती हैं उनमें खुलते हैं। वायु कुपिकाओं के द्वारा हम बता चुकी हूँ मैं आपको कि गैसों का परिवहन होता है। ये रक्त वाहिनी, लसिका वाहिनी, लचीले तंत्रों, झिल्लियों, कोशिकाओं के बने होते हैं। दायां फेफड़ा जो होता है उसमें 3 पालियाँ होती हैं, जबकि बाएं फेफड़े में 2 भागों से बने हुए होते हैं, 2 खंडों में बटे हुए होते हैं। जो पुरुष होते हैं उनमें फेफड़ों जो होते हैं वो स्त्रियों की तुलना में बड़े होते हैं। ठीक है, और लगभग 30 मिलियन कुपिकाएँ जो होती हैं वो एक फेफड़े के अंदर क्या होती हैं, पाई जाती हैं फेफड़ों के अंदर, और इन्हीं कुपिकाओं की सहायता से क्या होता है, गैसों का विनिमय संभव होता है। तो इस प्रकार जो है हमने श्वसन के जो विभिन्न अंग हैं उनके बारे में अध्ययन करा। कल की वीडियो में मैं आपको एक तो श्वसन तंत्र का डायग्राम समझाऊंगी। आप सभी आज इन अंगों के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, और साथ ही साथ श्वसन की कार्यकी क्या होती है, श्वसन मांसपेशियाँ जो हमारा रह गया है श्वसन तंत्र का पार्ट वो डिस्कस करते हुए श्वसन की कार्यकी के बारे में अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में हमारा श्वसन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।